सोनिया एक सुंदर सुशील लड़की होती है जो पढ़ लिख कर नौकरी करती है। कुछ समय के बाद सोनिया की शादी मनोज नाम के लड़के से हो जाती है। सोनिया के ससुराल में उसकी सास और उसका एक देवर रवि रहा करता। सोनिया अपनी सास की सारी बातें मानती थी। अपने ऑफिस जाने से पहले वो सभी के लिए खाना बनाती थी और शाम को ऑफिस से आकर भी वो सबके लिए खाना खुद ही बनाती। लेकिन देवरानी के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। देवरानी जो कोई भी काम नहीं करती, इसी वजह से घर का सारा माहौल बदल जाता है। लेकिन कैसे श्यामा अपनी दोनों बहुओं को रास्ते पर लाती है, चलिए जानते हैं इस कहानी के जरिए। माँ जी, आज हम सभी खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो खाना बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ जी, सब तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में चलते हैं। माँ जी, आपको क्या खाना है? अरे जो तू मंगवाएगी वही हम खा लेंगे। भाभी मैं तो शाही कबाब खाऊंगा। हाँ हाँ मेरे भाई, तुझे जो भी खाना है तू मंगवा ले। वैसे भी जल्द ही तेरी शादी हो जाएगी, फिर क्या पता तेरे नसीब में खाना हो भी के नहीं। वैसे माँ जी, हमें अब रवि की शादी कर देनी चाहिए। अरे सोचती तो मैं भी हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, पर कमबख्त लड़की ही नहीं मिल रही। अगर मिल जाती तो मैं इसकी शादी करा देती। माँ, आप इसके लिए लड़कियाँ देखना शुरू करो। अब हमारा रवि भी दूल्हा बनेगा। क्या भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मेरी शादी की उम्र कहाँ है अभी? हाँ रवि, अभी कहाँ उम्र हुई है तुम्हारी? अभी कल परसों ही तो तुम्हारा 5वां जन्मदिन मनाया है हमने। इसी तरह से बात करते करते सभी लोग खाना खाते हैं और सभी इस बात पर हामी भरते हैं कि रवि की शादी के लिए अब लड़की देखनी शुरू कर देनी चाहिए। अगले ही दिन इत्तेफाक से पड़ोस वाली आंटी एक लड़की का रिश्ता लेकर आती हैं रवि के लिए। अरे वाह, कैसे आना हुआ आज तेरा यहाँ पर? अरे बहन, तू अपने बेटे रवि की शादी कब करेगी? अब बहन कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी तो इसकी शादी करा देंगे। अगर तेरी नजर में कोई है तो बता दे मुझे। मैं इसलिए तो तेरे पास आई हूँ। एक लड़की है, छोटे से गांव से है, घर परिवार का सारा काम अच्छे से आता है उसे। अब तेरी बड़ी बहू तो नौकरी करती है और तू ठहरी बीमार, तो बहन लड़की इतनी काबिल है कि तेरी सेवा पानी सब कर देगी और घर का ख्याल भी रखेगी। अरे बस ऐसी ही लड़की चाहिए हमें, जो घर को अच्छे से संभाल सके और थोड़ी बहुत मेरी सेवा भी कर दे। वैसे लड़की की फोटो तो दिखा, जरा मैं भी तो देखूं कौन है लड़की। हाँ, ये लड़की की फोटो है। इस लड़की का नाम रिया है। तुम्हारे रवि के लिए एकदम सही लड़की है ये। मैं आज ही अपने बच्चे से इस रिश्ते के बारे में बात करूंगी। शाम होते ही रवि, मनोज, सोनिया अपने अपने ऑफिस से घर आते हैं और तब श्यामा उन्हें रिया के बारे में बताती है। सभी को लड़की पसंद आती है और सोनिया को भी लगता है कि अब घर में कोई आ जाएगी तो उसका भी हाथ बढ़ जाएगा। रवि भी शादी के लिए आखिरकार हाँ कर ही देता है जब सब उसे मनाते हैं। शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। बारात लेकर रवि रिया के दरबार पहुंचता है। धूमधाम से दोनों की शादी होती है। सोनिया अपनी देवरानी को लेकर आती है अपने ससुराल। तो प्यारी देवरानी जी, ये है हमारा ससुराल, जहाँ हम दोनों को एक साथ मिलकर रहना है। मैंने आज तक इस घर को संभाल के रखा है, अब बारी है तो तुम्हारी। अब रिया घर आ चुकी थी। रिया से सभी को बहुत उम्मीदें थी। पहले पहले तो शादी के बाद रिया घर का कोई काम नहीं करती थी। सभी को लग रहा था कि शादी की थकावट की वजह से रिया कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए उसे कोई कुछ कहता भी नहीं था। तो रिया सारा दिन अपने कमरे में पड़ी पड़ी बस खाती रहती, टीवी देखती रहती। ना अपने कमरे की सफाई करती, ना ही घर की। घर में कोई मेहमान आता तो किसी को एक कप चाय भी बनाकर ना देती। उसकी इस आदत से
अब सोनिया हो चुकी थी परेशान। देखो रिया, तुम इस घर में आए हुए काफी दिन हो गए हैं और तुम घर का एक काम भी नहीं करती हो। भाई ऐसे कैसे चलेगा? अरे जेठानी जी, जैसा आज तक चलता आया है वैसा ही चलेगा। वैसे भी आपने ही तो कहा था कि आज तक आपने इस घर को संभाल कर रखा है, तो अभी भी आप ही इसे संभाल कर रखिए। रिया, तुम्हारा इस तरह से मुझसे बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। माँ जी, क्या आप सुन रही हो रिया की बातें? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। रिया बेटा, ऐसा कहना सही नहीं है। और तुम भी तो इस घर की बहू हो ना, अब तुम्हें भी तो घर के काम करने चाहिए। सुनो माँ जी, आप मेरी आज ये बात सुन लो कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। मैं शादी करके इस घर में काम करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। ये तो हद ही हो गई है। मैंने भी तो इतने सालों तक इस घर का काम किया है। मैंने नौकरी भी की है और घर भी संभाला है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैंने आपसे आकर थोड़ी ना कहा था कि आप नौकरी कीजिए और घर का काम भी। माँ जी, अब आप ही बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? अभी तक तो मैं घर के सारे काम ये सोच के कर रही थी कि रिया की अभी भी शादी हुई है, वो काफी थक गई होगी, तो उसे कुछ काम नहीं कराना चाहती हूँ मैं। लेकिन अब तो शादी को 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? रिया, घर के काम तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। नहीं माँ जी, मैं कह चुकी हूँ कि मैं घर के काम नहीं करूँगी। मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे तुम दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। अब से रिया तुम नीचे रहा करोगी और सोनिया तुम ऊपर, समझी? ठीक है माँ जी। माँ, आज घर में इतनी शांति कैसे है? सोनिया और रिया कहाँ है? हाँ माँ, आप अकेले क्यों बैठी हो? दोनों ही अपनी माँ की सारी बातें सुनते हैं, लेकिन वो दोनों भी अपनी पत्नियों के सामने कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें भी अपनी पत्नियों की बात माननी पड़ी। जिसके बाद सोनिया ऊपर रहने लग जाती है और रिया नीचे। अब शुरू होता है असली युद्ध देवरानी जेठानी में। दोनों ही एक दूसरे को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। एक दिन की बात है, सोनिया अपने ऑफिस से घर आती है और सीढ़ियों की तरफ जाती है, लेकिन तभी किसने किया है ये सब? अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, इस सीढ़ियों में सामान किसने रखा है? क्या पता नहीं है किसी को कि बार बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है? ऐसा भी क्या रख दिया? ये देखो, घर का कितना सारा कबाड़ सीढ़ियों में रखा है। क्या ये यहाँ रखने की जगह है? ये जरूर रिया के कारनामे होंगे। रिया, ओ रिया, बाहर आओ जरा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हो गया ऐसा? ये सामान तुमने सीढ़ियों पर क्यों रखा है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमें ऊपर आना जाना पड़ता है? हाँ तो मैंने अपने कमरे की सफाई की है, तो ये सारा सामान मैं कहाँ रखती? मैंने रख दिया सीढ़ियों में। आपको जाना है तो आप साइड से निकल कर चली जाओ ना। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस बात का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। समय यूं ही बीतता है। दोनों देवरानी जेठानी में हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर यूं ही बहस होती रहती है। फिर एक दिन, आज तो मैं इस रिया की बच्ची को अच्छा मजा चखाऊंगी। आज मेरी छुट्टी है तो मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी। एक बार इसे छत पर कपड़े सुखाने के लिए तो आने दो, फिर बताती हूँ इसको तो मैं। सुनो जी, ये कपड़े मैंने धो दिए हैं, तो तुम इन्हें सुखा कर आ जाओ। इतनी मुश्किल से मुझे एक छुट्टी मिली है आराम के लिए, और तुम चाहती हो उसमें मैं तुम्हारे घर के काम करूँ? चलो ना, जाओ यहाँ से, खुद कर लो अपना काम, कपड़े सुखा दो इनके। हाँ। क्या है ये सब? किसने किया? अरे क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? ये सीढ़ियाँ इतनी गंदी क्यों है? इतना कूड़ा यहाँ कहाँ से आया और क्यों पड़ा है यहाँ? ये सब आपने किया है ना? मुझे पता है। क्या आपको ये नहीं पता कि हमें भी ऊपर आना जाना पड़ता है कभी कभार? ये आपने इतना गंदा करके क्यों रखा है? हाँ, मैंने सफाई की है ऊपर से, तो ये कूड़ा और कहाँ फेंकूंगी? अब तुम करती रहो अपनी सफाई। मैं आपको इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करूँगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वैसे भी तुमसे कौन सा मैं डरती हूँ। शाम का वक्त होता है। रिया खाना बना रही होती है।
तभी सोनिया को परेशान करने का उसे एक और मौका मिल जाता है। अभी मैं मजा चखाऊंगी इस सोनिया की बच्ची को। ऐसा तड़का लगाऊंगी ना कि खांसते खांसते नानी याद आ जाएगी। अरे क्या कर दिया? गैस पर मिर्ची रख दी क्या? अरे माँ जी, वो मैंने तड़का लगा दिया है लाल मिर्च का, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। माँ जी क्या हो रहा है? मुझे कोई बताएगा, इतना तेज तड़का किसने लगाया है घर में? अरे बेटा, इस रिया ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। ना जाने हमसे किस जन्म का बदला ले रही है ये। हमारे घर की शांति तो इसने भंग ही कर दी है। अरे थोड़ी देर में सारी गंद निकल जाएगी। इतना क्यों चिल्ला रही हो दोनों? ऐसा भी क्या, रात में क्या सूरज निकल आया? जाकर सारी खिड़की दरवाजे खोल दे। तूने तो हमें मारने का ठान लिया है। इसी तरह से दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। उन दोनों के इस तरह के बर्ताव से अब मनोज, रवि और श्यामा परेशान हो चुके थे। तब एक दिन श्यामा अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है। मैं तो इन दोनों के इस तरह रहने से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अरे ऐसे कब तक चलेगा? सही कह रही हो माँ, हम दोनों भी रोज की इस तू मैं से दुखी हो चुके हैं। हमें इन दोनों के बीच सब कुछ सही करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तू समझ रहा है ना बेटा? आइडिया, मेरे पास इन दोनों को एक करने का एक आइडिया है। ठीक है माँ, हम समझ गए। मनोज और रवि अपनी पत्नियों के पास जाते हैं और उन्हें कुछ ऐसा कहते हैं जिससे कि वो दोनों आपस में बात करती हैं एक साथ बैठकर। जो देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी, वो अब एक दूसरे के साथ काम करने वाली थी, क्योंकि इस बार श्यामा ने ऐसा जाल बिछाया था जिसमें दोनों को फंसना ही था। रिया, क्या तुमने सुना? हाँ, मैंने सुना कि हम पर बहुत सारा कर्ज है। हाँ, इस बात का मुझे आज तक पता ही चल नहीं पाया कि हम पर इतना सारा कर्ज है। अब तो हमें ही कुछ करना होगा। रिया, मैं तो नौकरी करके पैसे कमाती हूँ, तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना होगा। लेकिन मुझे तो सिलाई कढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं आता। इसी से तो तुम भी पैसा कमा सकती हो। तो ठीक है, फिर ये कर्ज उतारने में हम दोनों भी अपने पतियों का साथ देंगी, ताकि जल्द से जल्द कर्जा उतर जाए। अब सोनिया तो अपने ऑफिस में जाकर काम करती और रिया घर पर बैठकर सिलाई कढ़ाई करती। अब दोनों का ध्यान एक दूसरे को परेशान करने पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि कैसे अपने परिवार का कर्ज उतारा जाए। दोनों ही दिन रात मेहनत करती। अब तो वो ये भी भूल गई थी कि ऊपर जेठानी रहती है और नीचे देवरानी, दोनों बस काम करती रहती। फिर एक दिन श्यामा अपने दोनों बेटों से कहती है, देख रहा है बेटा, कैसे समय का पहिया घूमा और दोनों अब सगी बहने से भी बढ़कर हो गई है। माँ, यू आर टू गुड। ये सब आपके कारण हुआ है। अगर हम इनको पट्टी नहीं पराते ना कि हम कर्ज में हैं, तब तो ये एक साथ कभी कोई काम करती नहीं। और अब देखो, इस डर से कि घर इनके हाथ से ना चला जाए, ये कैसे एक साथ काम करने में लगी हुई है। अब देखो ना, सिर्फ एक इस झूठ की वजह से घर में कितनी शांति है। दोनों की दोनों अच्छे से काम भी कर रही हैं और पूरे घर को संभाल भी रही हैं। हमें पता है कि आप सब कर्ज को लेकर काफी परेशान हो, लेकिन हम दोनों दिन रात मेहनत कर रही हैं। हाँ, सिर्फ इसी वजह से कि ये कर्जा जल्दी से उतर जाए। रिया, सोनिया, अब तुम दोनों को एक दूसरे से शिकायत नहीं क्या? नहीं माँ जी। नहीं माँ जी, हमें शिकायत क्यों होगी? हम तो साथ मिलकर काम कर रही हैं। बस यही तो मैं तुम दोनों को समझाना चाह रही थी। साथ रहकर सब कुछ किया जा सकता है, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं हो सकता। और बात रही कर्ज की, तो वो हम तीनों ने तुम दोनों को एक साथ करने के लिए झूठ बोला था। हाँ, और अब हम तुम्हें ये बात इसलिए बता रहे हैं
क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि तुम दोनों को ये बात समझ में आ गई है। एक साथ रहने में ही सबकी भलाई है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप सभी को कितनी तकलीफ हुई। रिया मुझे माफ कर देना। तुमको समझाने की जगह मैं भी जिद पकड़ कर बैठ गई, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं करूंगी मैं। चलो अच्छा है, अब मेरा परिवार पूरी तरह से पूरा हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।